तो चलिए लिखिए इसमें एप्लीकेबिलिटी, किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है वो देखिए। एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, जितने भी एसएससी हैं उन सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। एक बार के लिए मुझे आप लोग बताइए, एसएससी जब हम बोलते हैं तो एसएससी के बारे में हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? एसएससी के बारे में हमने कौन सा सेक्शन में पढ़ा था? 2-7 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। एंड एसएससी कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक नॉर्मल, नॉर्मल, एक रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा एसएससी इन डिफॉल्टर। डिफॉल्ट। नॉर्मल में क्या था? जिसके खिलाफ 3 प्रकार का प्रोसीडिंग्स चलता हो। एक आपका नॉर्मल प्रोसीडिंग्स, दूसरा आपका रिफंड के लिए और तीसरा आपका लॉस के लिए, है ना? तो ये हमने देखा था। अब आगे देखिए, तो एप्लीकेबिलिटी हो गया ऑल एसएससी, जितने भी एसएससी हैं सारे एसएससी के ऊपर क्या हो जाएगा? ये आपका टैक्सेबिलिटी लगेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने टाइप्स ऑफ गिफ्ट जो है, टाइप्स ऑफ गिफ्ट उसका क्या कैटेगरी है? 2 कैटेगरी है। टाइप्स ऑफ गिफ्ट में 2 कैटेगरी है ब्रॉडली। ठीक है, पहला आपका आ जाएगा, पहला आपका आएगा गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ मनी, जिससे कि हम क्या बोल सकते हैं, अरे सॉरी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? मॉनिटरी गिफ्ट। मॉनिटरी गिफ्ट, जैसे आपको आपके बर्थडे पे आपके पापा 100 रुपए का नोट देते हैं या 500 रुपए का नोट देते हैं, वो आपके लिए गिफ्ट हो गया और वो मॉनिटरी गिफ्ट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कि जैसे लैंड गिफ्ट कर दिया, घर का घर गिफ्ट कर दिया, कार गिफ्ट कर दिया, ज्वेलरी गिफ्ट कर दिया। ठीक है ना? तो गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी फिर 2 प्रकार की होती है। हाँ, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव कर सकती है और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो पहली है आपकी गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड दूसरा आपका आता है गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर इसमें थोड़ा सा मैं ऐसे भी बोल दूं, अदर देन इमूवेबल, अदर देन इमूवेबल, या कहीं कहीं पर स्पेसिफाइड। तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भैया ये इनकम आपको मानना है नॉन इमूवेबल में, तो आप इस केस में इसको ट्रीट करोगे। तो ब्रॉडली हमने क्या देखा? गिफ्ट जो है ना वो आपका 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक आपका मॉनिटरी गिफ्ट, दूसरा आपका मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या आप लोगों ने यहां तक लिखा? हाँ या ना, प्लीज कंफर्म कीजिए। जी सर। हो गया यहां तक? चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गिफ्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब जैसे गिफ्ट हो गया, गिफ्ट आप कैश में भी दे सकते हो,
बैंक के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो जरा हम देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये मैं आ गया हूँ दूसरा पेज में, तो लिखिए यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चिंता मत कीजिएगा आप लोग, जिस वे में हम लिखेंगे ना नोट्स, हमको नोट्स पढ़ के ही सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मैं नोट्स लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिखिए, पहला, देखिए, गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ मनी includes not only cash gift, not only cash gift, but sorry, but also gift by way of check, draft, fixed deposit, NSC, NSC मतलब नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। वेरी गुड आशीष, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये कहाँ से मिलता है? पोस्ट ऑफिस से, ठीक है ना, एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लो, रुको, ये हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर, जिसे हम कहते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, है ना। और अगर आज का डेट में बोलूं तो आज जो आप ये करते हो, हैप्पी बर्थडे, फोन पे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया ना, फोन पे, देन गूगल पे एंड लाइक दिस, इस तरह के जो भी हैं, अगर आप वैसे प्लेटफॉर्म से किसी को ट्रांसफर करते हो पैसे, तो वो भी आपका गिफ्ट में आएगा। मतलब एक्चुअल कैश आप दो ये जरूरी नहीं, आप उसको ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हो, उसको चेक में दे सकते हो, आप उसको ड्राफ्ट बना के दे सकते हो, फिक्स डिपॉजिट करके दे सकते हो। समझ में आ गया? तो जो है ये आपका अलग अलग तरीके से आप दे सकते हो गिफ्ट। मुझे बताइए, आपको इसमें कुछ तकलीफ कि समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट समझ में आया आपको? जी सर। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, such sum of money, such sum of money must have been received, must have been received without consideration, without consideration। जी हाँ, मतलब आप उसके लिए बदले में कुछ नहीं करके दे रहे हो और आपको मिल रहा है, क्योंकि अगर बदले में कुछ करके दे रहे होगे ना, तब तो वो फिर किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को फीस दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं और फिर भी आप लोग आपका प्यार मेरे ऊपर पकड़ के मेरा बर्थडे आया और आप लोग मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने कुछ आपको दिया नहीं और आपने मुझे दे दिया, मतलब आपने जो पेमेंट किया वो विदाउट एनी कंसिडरेशन, क्योंकि आपको बदले में कुछ नहीं मिला। तो उस ऐसे वाले केस में मेरे लिए वो सारा क्या हो जाएगा, गिफ्ट कहलाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मॉनेटरी गिफ्ट्स, the
aggregate amount of monetary gifts received the aggregate amount of monetary gifts received during the previous year shall be considered। मतलब साल भर में आपको जितना भी मिला पैसा, वो सारे पैसे को टोटल कर देंगे और उसको देखेंगे कि टोटल आपको कितना मिला। ठीक है, सर पेज गायब हो गया। पेज गायब नहीं, नेक्स्ट पेज आ गया था। लिख लिए क्या वाला पॉइंट? जी सर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। गिफ्ट्स may be received from a person or from more than one person। जी हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही आदमी से आपको गिफ्ट मिले, आपको मल्टीपल लोगों से मिल सकता है। ठीक है ना? अगर हम बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि सिर्फ एसएसआर से उसको गिफ्ट मिले। द गिफ्ट कैन बी गिवन बाय भट्ट साहब एंड सो ऑन। समझ में आया आपको? तो सबका जिस जिस से मिला सबका गिफ्ट काउंट किया जाएगा, और पिछले साल में टोटल जितना मिला उन सबको ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू को, और हम देखेंगे भैया आपको कितना गिफ्ट मिला। समझ में आया आपको यहां तक? अगर यहां तक आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे हाँ या ना में कुछ जवाब दीजिए। हाँ सर। आ गया? चलिए, जी सर। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हो आप लोग, बहुत आगे जाओगे। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गिफ्ट कितने प्रकार के दे सकते हैं आप? एक मनी में दे सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी। इमूवेबल या यस, एंड प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों हो सकती है। ठीक है ना? तो हमको उन सब चीज को भी जरा यहाँ पर कवर कर लेना है। तो चलिए लिखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी refers to land and building or both, refers to land or building or both। आपको गिफ्ट में लैंड मिल सकता है, आपको गिफ्ट में बिल्डिंग मिल सकती है, या अगर आप किसी के बहुत खास हुए तो भैया वो तो आपको दोनों ही दे सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख लो, ये जो बिल्डिंग या लैंड बिल्डिंग जो भी आपको मिले मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट क्या है ये हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, वहां आपको इसका प्रॉपर मीनिंग पता चलेगा कि किस किस को हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। ठीक है ना? कैपिटल एसेट कहाँ डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया गया है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना लिख के रखो, जब हम कैपिटल गेन वाला चैप्टर देखेंगे तब आपको पूरा एक एक मीनिंग पता चलेगा कैपिटल एसेट का, कि किस किस को हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट लिखिए। अब इसमें क्या है ना, आपको मैं एक ओवरऑल बता दूं कि अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा अगर कुछ मिले ना, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाए, मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के। चाहे आपको कैश मिल गया 50,000 से ज्यादा, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये 50,000 वाला जो वर्ड है, ये आपको बहुत जगह आपको देखने मिलेगा हमारे इस टॉपिक में, ठीक है। तो पहले अभी इस पॉइंट को लिखिए, आगे इसको मैं क्रॉस रेफरेंस दिला के आपको समझा दूंगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको उसके ऊपर ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को भी कंसिडर करना पड़ता है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब क्या होता है कि अगर आप एक लैंड को या किसी बिल्डिंग को किसी और को जब ट्रांसफर करते हो, तब वहां पर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पिक्चर में आता है, क्योंकि उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं जितनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके हिसाब से, ताकि उसके बाद गवर्नमेंट आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर कर देती है, ठीक है। तो चलिए आगे लिखिए। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसको आगे में SDV अगर लिखूं तो आप लोग समझ जाइएगा मैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की बात कर रहा हूं। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लिमिट of rupees 50,000 of rupees 50,000 is applicable for each immovable property, each immovable property received। अब आपके मैंने क्वेश्चन आएगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, तो चलो वो भी थोड़ा सा लिख ही लो आप। SDV यानी कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मीन्स, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मीन्स the value adopted, the value adopted or assessed by any authority, by any authority, by any authority of the central government or state government, central government or state government, for the purpose, for the purpose of payment of stamp duty, payment of stamp duty in respect of, in respect of an immovable प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब क्या, ये वो वैल्यू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एसेस करती है, जिस वैल्यू के ऊपर आपको स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना होता है। समझ में आया? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं मैं क्या कि ये होता क्या है, तो आप क्या है ना उस चीज को रिलेट कर पाओगे। क्या आप लोग लिख चुके हैं इसको? मैं हटा दूं पेज को? क्या आप लोग लिख चुके हैं इसको? जी सर। ओके नेक्स्ट पेज में जा सकता हूं मैं? चलिए देखिए होता क्या है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये मिस्टर आशीष है और ये मिस श्वेताक्षी है, ठीक है। आशीष के पास एक
दुकान है मान लो, ठीक है, आशीष के पास एक दुकान है। तो मुझे ये बताइए क्या ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं? यस सर। अब मिस शताक्षी को अपना एक नया वेंचर स्टार्ट करना है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए उनको एक शॉप चाहिए। तो मिस शताक्षी ने एक ऑफर दिया मिस्टर आशीष को कि आप ये जो शॉप की प्रीमाइसेस है ये आप मुझे सेल कर दीजिए, ठीक है। तो आशीष एग्री हो गया। जब सेल हुई तो अभी भी ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? आशीष के नाम पे। लेकिन मिस शताक्षी चाहती है कि ये प्रॉपर्टी अब जब बिक गई है तो इनके नाम पे हो जाए। तो मिस शताक्षी क्या करती हैं? ये अप्रोच करती हैं गवर्नमेंट को, ये अप्रोच करती हैं स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि लैंड बिल्डिंग के ऊपर, मतलब लैंड का अगर आप बेचते हो ना तो उसके उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। बिल्डिंग को बेचते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना जरूरी होता है क्योंकि आपको उनको टैक्स देना पड़ता है। इन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दें, मतलब मेरे नाम पे रजिस्टर्ड कर दें। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम आपको प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर देंगे, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से, जो आपका स्टाम्प ड्यूटी बनेगा। स्टाम्प ड्यूटी मतलब क्या होता है ना, आपने देखा एग्रीमेंट जब हमारा होता है तो कुछ इस तरीके से ऐसा पेपर में होता है जहां पर लिखा रहता है ये 1000 रुपए का स्टाम्प है बोल के, नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ऐसा कभी देखिए आप लोग? और बीच में यहाँ पर ऐसा एक सिल्वर की एक लकीर जैसे रहती है। किस किस ने देखा है प्लीज मुझे बताइए। सर देखा है। देखिए हो ना, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ने वैल्यू किया कि मान लो इस प्रॉपर्टी की ये जो शॉप है इसका वैल्यू हो रहा है मान लीजिए 1,00,000 रुपए। तो गवर्नमेंट बोलेगा कि मिस शताक्षी हम ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर कर देंगे, लेकिन जितने की ये वैल्यू है इसके ऊपर आपको 7% हमको देना पड़ेगा। ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, ये जो 7% है ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी 1,00,000 की जो वैल्यू हुई, मतलब स्टाम्प ड्यूटी लगाने के लिए हमने वैल्यू कितना किया प्रॉपर्टी का? 1,00,000 रुपए। तो मिस शताक्षी को गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे कितने रुपए? 7,000 रुपए। आफ्टर पेइंग द 7,000 रुपए तब गवर्नमेंट क्या करेगी? तब स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगी, क्या रिकॉर्ड करेगी अपने रिकॉर्ड में कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एक नया हाउस है, शॉप वाला हाउस, जिसका मालिक कल तक कौन था? आशीष, लेकिन आज से कौन हो जाएगा? मिस शताक्षी पंडा। तो आपको समझ में आई स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये स्टाम्प ड्यूटी लगाने के लिए हम ये जो वैल्यू निकाले ना, इफ ये वैल्यू मोर देन 50,000 अगर होती है तो ही हम उसके ऊपर इनकम टैक्स का प्रोविजन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। क्योंकि उसमें माथामारी कौन करेगा कि उसमें कुछ वैल्यू, कुछ फायदा ही नहीं है हमारा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये जो शॉप है इसकी वैल्यू निकलती, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि पॉसिबल नहीं है बट फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि इसकी वैल्यू निकलती 10,000 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया 10,000 रुपए के लिए कौन इतना माथामारी करे, क्योंकि अगर हम 10,000 रुपए को अगर हम कंसीडर करेंगे तो भैया हम जिस देश में रहते हैं ना उस देश की आबादी बहुत ही भयानक है, मतलब मोर देन 135 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। तो भैया इतने लोगों को, अगर 135 करोड़ के आसपास की अगर जनता है तो इसमें से भैया ये 10,000 के